एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम में आप तमाम सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का बहुत स्वागत है। 11वीं एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था दूसरी औद्योगिक नीति जो 30 अप्रैल 1956 में घोषित की गई, इसमें उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया। बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने इसका जवाब दिया। प्रभाकर, वीरेंद्र, उषा, जावेद, नाजिया, ललिता और कुणाल, इन छात्रों ने जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों का। दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया था। चलिए आज हम लोग 11वीं एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम के तहत 11वीं के चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1951 में टॉपिक कृषि से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग अपनी चर्चा को, अपने विमर्श को आज केंद्रित करें। सुमन, ध्यान से प्रश्नों को पहले समझना है, प्रश्नों को पहले सुनना है, ठीक है। पहला प्रश्न है हम लोगों का, आज का पहला प्रश्न है, भूमि सुधार का संकुचित अर्थ है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, भूमि स्वामित्व का पुनः वितरण, भू व्यवस्था में संस्थागत सुधार, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर जानकारी है तो बताइए। ये होगा भूमि स्वामित्व का पुनः वितरण। इस संदर्भ में थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में चर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि भूमि सुधार का 2 मतलब है। ठीक, भूमि सुधार का कितना मतलब? 2। एक भूमि सुधार का संकुचित अर्थ और दूसरा भूमि सुधार का विस्तृत अर्थ। भूमि सुधार का संकुचित अर्थ क्या बताता है कि जमीन का जो बंटवारा हुआ है ये सामाजिक न्याय के साथ नहीं हो पाया है। किसी को बहुत ज़्यादा जमीन मिल गया है, किसी को बहुत कम मिला है, किसी को न के बराबर मिला है। तो भूमि सुधार का संकुचित अर्थ का मतलब है कि सरकार सारे लोगों की जमीन एक बार ले ले और सामाजिक न्याय के साथ उसको दोबारा बांटे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करे, फिर से बंटवारा करे। ये बात सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको व्यवहार में उतारना बहुत मुश्किल होगा कि नहीं। इसलिए भूमि सुधार का ये मतलब आज स्वीकार्य नहीं है। ठीक, तो भूमि सुधार का विस्तृत अर्थ क्या है कि भूमि के क्षेत्र में संस्थागत सुधार कीजिए। भूमि व्यवस्था में संस्थागत सुधार की जरूरत है। तो फिर यहाँ तुम पूछोगे कि संस्थागत सुधार क्या है। संस्थागत सुधार का मतलब है कि जो जमींदारी सिस्टम था उस जमींदारी सिस्टम को हटाओ। ठीक है, जोतों के अधिकतम सीमा का निर्धारण करो कि कौन आदमी मैक्सिमम कितना जमीन रख सकता है, इसकी सीमा तय किया जाए। लगान पर कंट्रोल किया जाए, लगान का नियमन किया जाए। भू स्वामित्व का रिकॉर्ड नए तरीके से बनाया जाए। ठीक है, ये भूमि या सहकारी कृषि पर बल दिया जाए। चकबंदी के कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। तो भूमि सुधार का ये विस्तृत अर्थ है। और व्यवहार में, प्रयोग में जब हम लोग भूमि सुधार का मतलब समझें या भूमि सुधार शब्द का प्रयोग करें तो इसका यही मतलब होता है कि भूमि व्यवस्था में संस्थागत सुधार करना। क्लियर? तो प्रश्न पर लौटो। प्रश्न था भूमि सुधार का संकुचित अर्थ है, तो संकुचित अर्थ है भूमि स्वामित्व को फिर से बांटना। लेकिन विस्तृत अर्थ क्या है बाबू? तो भूमि व्यवस्था में संस्थागत सुधार करना। ठीक, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर आए। दूसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इस संदर्भ में हम लोगों को पता है कि हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में हम लोग एक बात और जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति का साल 1966 से 67 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में जो पहला योजना अवकाश है जो 1966 से 69 के बीच में था, इस दौरान भारत में हरित क्रांति आई। लेकिन थोड़ा सा जानकारी हम लोगों को ये भी रखना चाहिए, कई बार पूछता है कि वैश्विक संदर्भ में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो वैश्विक संदर्भ में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। किनको? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को।
ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आए। प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को हरित क्रांति का लाभ उपलब्ध नहीं हुआ? हम ऑप्शन दे रहे हैं, तिलहन, मक्का, बाजरा, गेहूं। तिलहन सही जवाब है कि सबसे ज्यादा लाभ हरित क्रांति से गेहूं को हुआ था। और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो खरीफ फसलों से हुई थी। कौन सी फसल से? खरीफ फसल से। और मुख्य रूप से 5 फसलों को बहुत लाभ हुआ था। कौन कौन? गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। इन 5 फसलों को अधिक लाभ हुआ, लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा लाभ गेहूं को हुआ। लेकिन तिलहन जो है वो हरित क्रांति से अछूता रह गया। तिलहन को हरित क्रांति का कोई विशेष लाभ नहीं मिला। क्लियर? 3 प्रश्न हम लोग देख लिए। चौथे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IADP IAAP, फिर से सुनो, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। बताओ कब प्रारंभ हुआ था? तो सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम 1964-65 में शुरू हुआ। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या था जानते हो? सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम जो 64-65 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य था कुछ विशिष्ट फसलों का विकास करना। ठीक, कुछ विशिष्ट फसल चुने गए थे। उन विशिष्ट फसलों का विकास करने के लिए 64-65 में एक कार्यक्रम चला था, सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक कार्यक्रम और चला था बाबू, कई बार कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, ये 1960-61 में शुरू हुआ था। कब? 60-61 में। कौन सा कार्यक्रम जी? सघन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक, इसका उद्देश्य था किसानों को बीज उपलब्ध करवाना, उर्वरक उपलब्ध करवाना, कृषि तकनीकी उपलब्ध करवाना, किसानों को ऋण देना। ठीक, कब शुरू हुआ था? 60-61 में। कौन सा कार्यक्रम? तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक, चलो हम लोग अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कृषि गणना किस वर्ष हुई थी? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और भारत में पहली कृषि गणना का वर्ष था 1970-71। भारत में पहली कृषि गणना कब हुई? 1970-71। क्लियर? चलो अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में, कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, निरंतर कम होता रहा, निरंतर बढ़ता रहा, पहले बढ़कर फिर कम हुआ, पहले कम होकर फिर बढ़ा, निरंतर कम होता रहा। ये सही जानकारी है। जब से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग शुरू हुआ, तब से भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वो लगातार घटता रहा। ठीक, अब चलो अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? प्रश्न फिर से सुनो, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो इस संदर्भ में बता दें कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण की संस्तुति कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। ठीक, कौन करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। लेकिन इस संदर्भ में हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहेंगे। वीडियो क्लास के माध्यम से जो छात्र हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं, वैसे छात्रों को हम बताना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के चर्चा के दौरान जितने भी टेक्निकल वर्ड आएंगे, सारे टेक्निकल वर्ड को हम लोगों को समझना है। यहाँ एक वर्ड प्रयोग में आया, न्यूनतम समर्थन कीमत। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है क्या? तो एक ऐसे समझो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कि जैसे बाजार में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक, ये बात हम लोग जानते हैं। कीमत का निर्धारण कैसे होता है जी? तो मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों से होता है। ठीक, कई बार मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत इतना कम तय हो जाता है कि किसान को उत्पादन करने का लागत भी नहीं मिल पाता है। तुम कई बार देखे होगे कि टमाटर 1 रुपये किलो हो गया, फूलगोभी 2 रुपये किलो हो गया। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो किसान मेहनत करके भी भूखे मर जाएगा कि नहीं?
तो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार एक कीमत तय करती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूनतम समर्थन कीमत। और ये जो न्यूनतम समर्थन कीमत है ये बाजार के संतुलन कीमत से ज्यादा रहता है, लेकिन इसको न्यूनतम समर्थन कीमत क्यों कहा गया? न्यूनतम समर्थन कीमत इसलिए कहा गया या न्यूनतम कीमत इसलिए कहा गया कि किसान को उत्पादन करने का लागत जरूर मिल जाए, मतलब कम से कम जो है उसको लागत मिले, वो निराश नहीं हो जाए किसान। ठीक है, इस संदर्भ में एक और जानकारी है कि 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुआ था और कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुआ था। किसका किसका बाबू बताओ फिर से? भारतीय खाद्य निगम का और कृषि कीमत आयोग का। कब? 1965 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना था जी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारतीय खाद्य निगम और कृषि कीमत आयोग की स्थापना हुआ 1965 में, लेकिन 1985 ईस्वी में कृषि कीमत आयोग का नाम बदला गया और इसका नाम कर दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कब? 1985 में, 1985 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। ऑप्शन दे रहे हैं पंतनगर, बेंगलोर, कानपुर, दिल्ली। पंतनगर बिल्कुल सही। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली पंतनगर है। क्यों? क्योंकि देश का पहला कृषि यूनिवर्सिटी कहाँ खुला था? पंतनगर में। कब खुला था? 1960 में। ठीक, पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में। देश का पहला कृषि यूनिवर्सिटी खुला था पंतनगर में और उसका नाम था जी 1960 में स्थापित हुआ था जेबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। किस नाम से? जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुला था पंतनगर, जो उत्तराखंड में है, 1960 में। क्लियर? और जब कृषि यूनिवर्सिटी खुला तो कृषि यूनिवर्सिटी खुलने के बाद वहाँ उर्वरकों पर, बीजों पर, कृषि तकनीकी पर अनुसंधान होने लगा। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि हरित क्रांति की जन्म स्थली पंतनगर है। ठीक, फिर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कहाँ? तो पंतनगर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो एक बात जान लो, ये 2008 का साल था जिसमें राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। और हम लोग एक समस्या से अवगत हैं कि आज भी 4-5 जनरेशन पहले के लोगों के नाम पर जमीन का रिकॉर्ड है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर जमीन का रिकॉर्ड है। ठीक है, इससे समस्या क्या आता है कि जो अगर मान लो उस जमीन पर कोई केस है, इसी तरह का विवाद है, तो कोर्ट नोटिस किसको भेज रही है? जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, उस आदमी को खोजना मुश्किल है कि नहीं? इसलिए जो राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण का कार्यक्रम था, इसका मकसद ये था कि जमीन का जो अभी वर्तमान मालिक है उसके नाम पर उसका रिकॉर्ड रहे। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था जी? 2008। ठीक, तो आज हम लोग इतने प्रश्नों को देखते हैं और वीडियो क्लास के माध्यम से जुड़ने वाले आप सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में आज एक प्रश्न है। उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट्स के द्वारा देना है और प्रश्न है, भूदान आंदोलन किनके नेतृत्व में चला? हम ऑप्शन दे रहे हैं विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और सावरकर। इसका जवाब आप कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद।